कब रुकेगा? गाजा पट्टी की कभी चहल पहल वाली सड़कें धूल भरे गड्ढों, मुड़े हुए तारों और टूटी हुई इमारतों के एक खतरनाक मंजर में बदल गई हैं। पूरा गाजा तबाह हो गया है। हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद 1 साल तक इजरायली बमबारी के बाद 2.3 मिलियन की आबादी वाले इस इलाके को तबाह कर दिया गया। यहाँ खान यूनिस शहर में 19,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। ये यहाँ का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका है। पहला नॉर्थ गाजा है। लोग कई बार बेघर हो चुके हैं, अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। इजराइल के मुताबिक अब तक 1200 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 250 से ज्यादा बंधक बनाए जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि हमास गाजा में आम आबादी के बीच लड़ाकों को छिपाता है। हालांकि हमास इससे इनकार करता आया है। इजराइल का कहना है कि वह हमास पर हमला करेगा, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन साथ ही शहरियों को होने वाले नुकसान को कम करने की भी कोशिश करेगा। फिलिस्तीनी अफसरान के मुताबिक इजराइल के आर्मी ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक 41,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस का दावा है कि गाजा पट्टी में 42 मिलियन टन से ज्यादा मलबा जमा हो गया है। ये 2008 से गाजा में हुए सभी तशद्दुद में जमा हुए मलबे से 14 गुना ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि गाजा के पिरामिड को 11 बार भरा जा सकता है। यूएन का अंदाजा है कि अगर जंग अभी रुक गई तो मलबे को निपटाने में 14 साल और कम से कम $1.2 बिलियन लगेंगे। लेकिन ये मलबा और इसमें मिले केमिकल्स बचे हुए लोगों को खतरा बन सकते हैं। मलबे के नीचे टूटी हुई सीवेज पाइप की पानी की सप्लाई को आलूदा कर सकती है और बीमारी फैलाने वाले कीड़े पैदा हो सकते हैं। आज इजराइल में हुए हमास के हमले की पहली बरसी है और उस दिन हुए हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर जारहाना हमला किया, जिसमें मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग समेत 42,000 लोग मारे गए और एन्क्लेव में लगभग सभी बुनियादी ढांचे और घर तबाह हो गए। जिसके बाद फिलिस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे हुए और मुजाहिरों का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसमें ज्यादातर एहतजाजी अमन की अपील कर रहे हैं। बंधक सौदे में देरी को लेकर इजराइल के तेल अवीव में एहतजाजी मुजाहिरा बढ़ गया है। इजराइल के कई शहरों में अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग लगातार मुजाहिरे कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक भी इजराइल की मुखालिफत में आगे आए हैं। मैक्सिको सिटी में गाजा में कत्लेआम और तशद्दुद को खत्म करने की अपील की गई। वहीं वाशिंगटन डीसी में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा किया और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार दिया। वहीं कनाडा के टोरंटो में फिलिस्तीन की हिमायत में नारेबाजी की गई है। इस दौरान लोगों ने आतिशज़दगी भी की और खून से सने कपड़ों के साथ एहतजाज दर्ज कराया। रोम में भी मुजाहिरे के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के बीच तशद्दुद भड़क उठा। मुजाहिरीन ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके, जबकि जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें की। साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में भी लोगों ने आग जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और फिलिस्तीनी परचम के साथ परेड निकाली। इक्वाडोर के क्विटो शहर में भी लेबनान और गाजा के लोगों के साथ इत्तेहाद को जाहिर करते हुए एहतजाज किया गया। Stand with Palestine, and I feel like this march will maybe represent more of why everyone needs to stand with Palestine. There is no time left, and we don't want to stand here another more day. For a whole year, the Israeli government is losing her mandate to control Israel. तो गाजा में इजरायली हमले को अब 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज 7 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जब हमास की तरफ से अटैक किया गया था इजराइल में, और फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए ताबड़तोड़ अभी तक लगातार जारी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्यून जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल जेके बंसल जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, 1 साल हो गया है आज जब हमास और इजराइल के बीच में इस जंग को छिड़े हुए हैं। आप किस तरफ इस जंग को अब जाता हुआ देख रहे हैं? तमाम बार जंगबंदी को लेकर मुलाकातें हुई हैं, बातें हुई हैं, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला है। अब आगे क्या देखने को हमें मिल सकता है इसे लेकर? देखिए, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर यह जो पूरा दौर है, दुनिया ने बहुत सारी मौतें देखी, दुनिया ने बहुत सारे विध्वंस देखा है। जो इजराइल का जवाब हमने गजा में देखा, हम जो लेबनान में देख रहे हैं, उससे
दुनिया भर में मानवता का संकट खड़ा हो गया है। हमास ने आज तक बंधकों को रिहा नहीं करवाया। इसका मतलब है कि हमास जो है वो भी गजा के इलाकों को, फिलिस्तीन के सपनों को ध्वस्त कर देना चाहता है। तो आप नेतन्याहू को ले लें, आप लेबनान को ले लें, आप हमास को ले लें, आप हिजबुल्लाह को ले लें, आप हुती को ले लें, ईरान को ले लें, ये जो सारे देश हैं ये और सारे जो समूह हैं, इसमें चरमपंथी समूह भी, ये पूरी तरीके से युद्ध में पूरी डूब चुके हैं, युद्ध में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अफसोस इस बात का है कि इनको रोकने वाली कोई भी शक्ति दिखाई नहीं देती। संयुक्त राष्ट्र के जो सुझाव है या संयुक्त राष्ट्र जो गुजारिश कर रहा है देशों से, न तो इजराइल मानने को तैयार है, न ईरान उसको मान रहा है। तो सवाल यह है कि इस युद्ध को रोकेगा कौन, इस युद्ध को रुकवाएगा कौन? क्योंकि इन सब के बीच चाहे यहूदी हो जो रो रहे हैं अपने परिजनों का जो इंतजार कर रहे हैं, जो बंधक बनाए हैं, इसके पास 1 साल का समय हो गया है, पता नहीं किस हालात में होंगे, वो भी रो रहे हैं। आप गजा में रोते बिलखते बच्चों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे गए, लोगों के सपने, लोगों के आशियाने टूट गए। लेबनान जैसा एक खूबसूरत देश जो है उसको उसका जो दक्षिणी इलाका है उसको हिजबुल्लाह ने बंधक बना के रखा है। हिजबुल्लाह के कारण लेबनान के जो अन्य जो लोग हैं, चाहे सुन्नी मुसलमान हो या आप ईसाई कह लें, तो हिजबुल्लाह ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वो लेबनान के तबाह होने का कारण बन गया। और दूसरी तरफ ईरान ने हमले तो कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल से, लेकिन इजराइल का जवाब क्या होगा? तो इसको लेकर पूरी दुनिया में आशंकाएं बरकरार है। और इस पर रूस, चीन, इनका क्या रुख होगा? अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, तो क्या ईरान पर हमला होगा? क्योंकि ईरान के जो धर्म गुरु है उन्होंने हाथों में गन लेकर जिस प्रकार से इजराइल को धमकाया है, तो यह सब कुछ जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहा है। और यदि ऐसा होता है तो यह विश्व शांति के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक संदेश है। जी बिल्कुल, मौजूदा हालात किसी भी सूरत से ये नहीं कहा जा सकता है कि बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में। डॉक्टर जेके बंसल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम हालातों को? आदाब ज़ारा जी। जी आदाब। देखिए, जो पहले स्पीकर उन्होंने बड़े बेहतरीन ढंग से इसको बताया है कि इस समय कोई ऐसे हालात नजर नहीं आते कि जिससे कोई सुलह हो। और जो भी सब, खास करके जितने ये हमास हैं या हिजबुल्लाह हैं, ये बिना किसी एम्स के और एक के अपनी तरफ जो जनता को जो है वो उनको खतरे में डालना। अब आप देखिए कि हमास करीब करीब खत्म हो चुका है गाजा से, फिर भी आज भी उन्होंने 4 मिसाइल उधर से दागी हैं जिनको ताकि इजराइल ने नष्ट कर दिया है। जब उनको पता है इस समय कि वो कुछ उनका इतने दिन से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसका रिपरकशन तो होता है। अब इजराइल को ये लगता है कि ये दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं तो खत्म किया जाए। तो खत्म करते हैं तो वो आम जनता के बीच में जाके लड़ते हैं, उनको ढाल बनाते हैं, तो आम जनता पे इसका असर होता है। दूसरा जो है वही हाल जो लेबनान के अंदर में है, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वो जो अभी बताइए साउथ लेबनान की बजाय वो बैरूत के अंदर में है और बैरूत पर दमादम अटैक किया जा रहा है इजराइल। तो उसमें जो निर्दोष नागरिक भी मारे जा रहे हैं, अभी तक भी 2000 के करीब की डेथ हो चुकी है, 2 लाख के करीब जा चुके हैं, वहां से छोड़ करके बेघर हो गए हैं। हालात ये हैं कि एक जमाना ये था कि सीरिया से लोग, जब वहां सीरिया में गृह युद्ध था तो वो आए थे लेबनान के अंदर शरण लेने के लिए, और अब जब वही प्रॉब्लम जो है लेबनान के अंदर शुरू होगी तो वो लोग जो वहां से आए थे वापस जा रहे हैं सीरिया। तो ये हालात हैं। तो इस तरह के जो हालात हैं ये किए गए हैं और जिससे इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अभी अगर आप पीछे की तरफ जाएं, 7 अक्टूबर को 2023 में जब हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर में, तो उन्होंने एक, जो अभी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये सोच कर अटैक किया था कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। और उनको उम्मीद ये थी कि वेस्ट बैंक के अंदर में भी जो कट्टरवादी हैं वो उधर से अटैक करेंगे, साउथ से हम कर रहे हैं, नॉर्थ से कटेगा अटैक और वो खत्म हो जाएगा इजराइल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा जब ये प्लानिंग फेल हो जाती है और प्रॉक्सी इस तरह के करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। अब जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसमें जो है वो शुरू तो हो जाती है, लेकिन वो ऑटो मोड में चली जाती है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता और कोई भी उसका एंटिसिपेट नहीं कर पाता। या जो उनकी उम्मीदें होती हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं उतरती। वो चाहे आप गाजा युद्ध को ले लीजिए, गाजा और
इसराइल का ले लीजिए या आप यूक्रेन और रशिया का ले लीजिए। रशिया ने अटैक किया था तो रशिया ने सोचा यूक्रेन को हम एक हफ्ते या महीने के अंदर में जीत करके उसको खत्म कर देंगे। अभी 2 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन वो लड़ाई चल रही है। इसी प्रकार से जब हमास ने अटैक किया तो हमास ने ये सोचा था कि हम उनके बंधक बना के लाएंगे, और तो जो हमारे बंधक हैं या जो हमारे कैदी हैं इजराइल की जेल में उसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद में ये कुछ मामला शांत हो जाएगा। ऐसे ही जब इजराइल ने अटैक किया गाजा के ऊपर तो सोचा हम जल्दी इनको निपटा देंगे और ये खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। ये कोई स्ट्रेटजी जो है इजराइल की उस समय ठीक नहीं थी। वो ठीक इसलिए नहीं थी कि मेरा मानना है कि जब कोई बंधक आते हैं आपके किसी के कब्जे में तो उनको आप अटैक से खत्म नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट जब हाईजैक होते हैं उसमें दोनों तरह की चीजें होती हैं कि एक तरफ एंगेजमेंट किया जाता है जो हाईजैकर है, दूसरी तरफ से अटैक की तैयारी की जाती है। इसी प्रकार से इजराइल को पहले जो हमास से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या जो मॉडरेट किस्म के लोग हैं उनके थ्रू बात करके अपने बंधकों को छुड़ाना था, उसके बाद में कोई अटैक करना था। ये सोचा जाए कि बंधक जब उनकी कैद में हैं और वो भी 251 जो बंधक थे वो उनके अंडर में थे, और जो सुरंग के अंदर थे वहां से आप नहीं निकाल सकते अटैक के द्वारा। तो ये जो मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर बंधक को छुड़ाना पहला एम था तो अटैक क्यों किया। बातचीत होनी चाहिए थी, बातचीत से बंधक जब आ जाते, यरगमाली आ जाते, उसके बाद में आगे कोई अटैक की बात। उससे जो इजराइल को नुकसान भी ये हुआ है कि इजराइल पूरी तरह से वहां पे अटैक नहीं कर पाया। उनको हमेशा ये लगता था कि अगर हम सुरंगों पर अटैक करेंगे तो हमारे बंधक भी मारे जाएंगे, जबकि लेबनान में ऐसा नहीं है। लेबनान के अंदर में जो है इजराइल पूरी तरह से अटैक कर रहा है, वहां उनको खत्म करने पे लगा हुआ है। तो इस तरह से अभी जो सूरत हाल ये नजर आती है कि इजराइल ने जो मन बना लिया है रिटेलिएट करने का, उधर से ईरान भी ये कहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे, तो इस तरह से ये एक बड़े पैमाने पे जाएगा। इसमें कोई इस समय शांति होने का आसार नहीं नजर आते जा रहा। जी बिल्कुल, अब शांति फिलहाल होने के आसार नजर नहीं आते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, ऐसे में क्या लग रहा है जो दूसरे मुल्क हैं उनको क्या कदम उठाना चाहिए, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होनी चाहिए इन हालातों को बेहतर करने के लिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। दरअसल दुनिया जब युद्ध के मुहाने पे खड़ी हो तो जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती जिन राष्ट्रों की, उनमें सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। उन राष्ट्रों को आगे आकर, चूंकि आप दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ही आपको 5 जो मेंबरात थे उनको बनाए गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो 5 सुरक्षा परिषद के मेंबर या सदस्य हैं वो अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने सामरिक हितों के लिए दुनिया को युद्ध के कगार पर ढकेल रहे हैं। अब अमेरिका जो इजराइल के साथ नजर आता है, रूस जो है रुको और देखो पर चल रहा है, लेकिन रूस ईरान की तरफ झुका हुआ नजर तो आता है, लेकिन रूस में चूंकि यहूदी व्यापारियों का जो बड़ा प्रभाव है, तो सब लगता नहीं कि पुतिन जो है वो खुलकर आएंगे। लेकिन जो चाइना है, चीन को वन बेल्ट वन परियोजना को ईरान से होकर गुजारना है, मतलब खाड़ी के देशों से मजबूत संबंध उसको बना के रखना है। हो सकता है ईरान के साथ खड़ा नजर आए। और वहीं पर जो फ्रांस और ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन भी इजराइल की तरफ नजर आ रहा है, फ्रांस भी आ सकता है। तो जब सुरक्षा परिषद के सदस्य ही ऐसे हो जाए तो यहाँ पर जिस वैश्विक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका वो गुटनिरपेक्षता है। और आप देखिएगा कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर ये दुनिया भले ही सवाल उठाती रहे, लेकिन हकीकत में जब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना था तब से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तीसरा युद्ध इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जो गरीब और विकासशील देश थे उन्होंने मिलजुल कर इस बात की कोशिशें की कि दुनिया में युद्ध नहीं हो, क्योंकि युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं सूडान के वो बच्चे जो गृह युद्ध के कारण भूखे मर रहे हैं। वहां पर वो महिलाएं जो अपने बच्चों को रोटी देने के लिए बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गई है। प्रभावित होता है किसी दुनिया में युद्ध से रवांडा जैसे देश प्रभावित होते हैं। जो अफ्रीकन गरीब कंट्री से वो प्रभावित होती है, एशियन कंट्रीज प्रभावित होती है। तो युद्ध का जो सबसे ज्यादा असर होता है वो गरीब देशों पर होता है, विकासशील देशों पर होता है, अति पिछड़े देशों पर होता है। इसके लिए अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के खासकर जो भारत जैसे देश है, भारत की जिम्मेदारी बनती है। और चूंकि भारत के साथ ईरान और इजराइल के संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के साथ नियंत्रण और संतुलन के आधार पर जो नीतियां चलती है, भारत को आगे आकर पुनः गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करने की जरूरत है। इसमें मिस्र जैसे देश जो है, नाइजीरिया, श्रीलंका जैसे देश, इंडोनेशिया जैसे देश
क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा इस्लामिक देश भी है और निरपेक्ष है। तो यदि ये देश मिलकर शांति की अपील करते हैं तो चाहे फिर इस्लामिक राष्ट्र क्यों नहीं हो, OIC जैसे जो संगठन है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों की आवाज को सुना जाएगा। और इसमें गुटनिरपेक्ष देशों को देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के रूस का जो वार चल रहा है उसका नतीजा ये हुआ है कि उन देशों में जहां पर यूक्रेन से गेहूं जाता था, वो देश जो यूनिसेफ की मदद पर चलते थे, वो देशों में बच्चों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। तो दो चीजें दुनिया के सामने, युद्ध और शांति। जो सुरक्षा परिषद के सदस्य या जो महाशक्तियां हैं वो युद्ध में तल्लीन है, लेकिन हमको शांति चाहिए, गरीब देशों को शांति चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए। और इस रोटी की कोशिश जो है या उसको रोटी मिल जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो लोकतांत्रिक देशों की भूमिका है। और मुझे लगता है भारत को तुरंत आकर युद्ध विराम की पर बात करना चाहिए और भारत को आगे आना ही होगा। हिना जी। जी जी बिल्कुल, भारत को भी आगे आकर अहम कदम उठाना बहुत अहम है यहाँ पर। और हम देख भी रहे हैं पिछले काफी दिनों से अहम योगदान भी रहा है भारत का तमाम इस तरह के मसलों को लेकर। जेके बंसल जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में अपनाई जा सकती है इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने को लेकर? और खासतौर से अगर अमेरिका की हम बात करें, क्योंकि बार बार अमेरिका का नाम ही सामने आता है कि अगर अमेरिका चाहे तो हालात सुधर सकते हैं, क्या इलेक्शन के मद्देनजर कुछ हमें बदलाव देखने को मिल सकता है अमेरिका के रुख में? देखिए, इलेक्शन की वजह से कोई बदलाव नहीं नजर आएगा, क्योंकि डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन दोनों ही जो है वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। और इजराइल के जो वहां यहूदी लोग हैं उनकी संख्या करीब 70-80 लाख है। तो इनको देखते हुए इस प्रकार से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि जो जैसे ये अभी पहले स्पीकर साहब, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, मैं समझ नहीं पाया, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जो 5 सदस्य हैं वो जो सिक्योरिटी काउंसिल के वो बायस हैं, और बायस होने के साथ साथ जो इनको वीटो पावर दी है वो ज्यादा खतरनाक है। जब 5 सदस्य हैं तो उसमें कम से कम वोटिंग के आधार पर डिसाइड हो जाए, लेकिन अगर 4 तैयार हैं, 1 वीटो कर देता तो कुछ होता ही नहीं है। और सबके जो है इनके अपनी जिम्मेवारी को ये नहीं समझ पा रहे हैं। जब जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने हित और अपने माइंड सेट, अपनी सुपरमेसी के लिए वो ये नहीं कि वो सिर्फ दूसरों का ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। जो युद्ध होता है उसमें फर्क सभी के ऊपर में पड़ता है, उनकी जनता भी खतरे में हो जाती है। अभी मान लिया, जो अभी आप ये ऐसे देख सकते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, तो उससे जब रशिया धमकी देता है कि मैं अमेरिका के ऊपर में न्यूक्लियर अटैक करूंगा, तो वहां की जनता भी तो एक खौफ के साए में जीती है। यूक्रेन सारा बर्बाद हो चुका है, और जो रशिया के अंदर में भी, रूस के अंदर में जो अटैक हो रहे हैं यूक्रेन के, तो वहां के लोगों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और जो गरीब देश हैं उनको खाना भी नहीं मिलता, और इसमें जो है यूरोप को भी गैस नहीं मिलती। तो अब ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि खास करके ईरान और इजराइल को देखना पड़ेगा उनके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। खास करके जो ईरान की जो एक धमकी भरी कहते हैं कि हाँ हम इजराइल को खत्म कर देंगे, और जो ये प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इनको देखते हुए शांति का कोई नजर नहीं आता है। किसी भी हालात में जो अभी स्थिति है, इजराइल जरूर रिटेलिएटरी अटैक करेगा ईरान के ऊपर में, और वो ईरान के ऊपर में अभी निश्चित नहीं हो पा रहा किस प्रकार का होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर इजराइल जो है ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता है, बिल्कुल देखिए अब क्या होता है आगे हम होगा देखना। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि इजराइल ईरान के हालिया मिसाइल हमले पर अपनी जवाब पर गौर कर रहा है, लेकिन आगे का काम मुश्किल और खतरों से भरा है। हम आपको बताते हैं कि इजरायली हमले का सामना एक मजबूत ईरानी डिफेंस तकनीक से होगा, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार और हाईटेक होती गई है। इजराइल लेबनान में अपनी जंग को बढ़ा रहा है, बैरूत पर सबसे जारहाना बमबारी कर रहा है। इजरायली फौज गाजा पर लगातार हमला कर रही है, लेकिन इजरायली फौजी ताकत का असली इम्तिहान ईरान के साथ जंग के मैदान में होगा। मंगल की रात इजराइल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 200 ईरानी मिसाइलों ने हमला किया। अब ईरान के खिलाफ फैसलाकुन इजरायली हमले की मांग हो रही है। इजराइल के साबिक वजीर आजम उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की अपील कर रहे हैं, जबकि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान को गाजा में बदलने की वार्निंग दी है। वजीर आजम नेतन्याहू ने भी इसी रुख को दोहराया है। उन्होंने सख्त जवाब देने का ऐलान किया है और ईरान के हमले को एक महंगी गलती